दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 एग्जामिनेशन 24 मई 2026 को कंडक्ट हो गया है। आप में से बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, बट पेपर क्योंकि बहुत टफ था, बहुत लेंदी था और बहुत अनप्रिडिक्टेबल था, इस वजह से हम अपनी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस वहां पर नहीं दे पाए। अब दोस्तों आप में से बहुत सारे बच्चे अपने लिए प्लान बी ढूंढ रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई आप अगर प्लान बी ढूंढ रहे हैं तो स्टेट सिविल सर्विस, यूपीएससी ईपीएफओ का एपीएफसी और एग्जामिनेशन, आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, नबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन कैन बी अ गुड प्लान बी। तो अगर आप लोग इन पर्टिकुलर प्लान बी में से एपीएफसी और यू एग्जाम की तरफ इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोगों को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए इस एग्जामिनेशन को, मैंने आपके लिए एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाई थी। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि भाई ये एग्जाम आपके लिए सुटेबल ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर आपका 70% सिलेबस सीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन का ही काम आने वाला है। दूसरी बात कि एग्जाम यूपीएससी ही कंडक्ट करता है, और तीसरी बात कि भाई आप अपनी सीएससी की प्रिपरेशन को अफेक्ट किए बिना अगले 4 महीने में 2 घंटे एक्स्ट्रा देकर इस एग्जाम को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों बच्चों के मन में डाउट ये आता है कि सर हम स्पेशल कंपोनेंट जो इस एग्जाम में है, जो हमने कभी नहीं पढ़े हैं, उनको किस तरीके से कवर करें अगर हम यूपीएससी सीएससी बैकग्राउंड के हैं। तो यहां पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों की स्ट्रेटेजी फॉर स्पेशल कंपोनेंट्स क्या होनी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे कोर्सेज का एक डेमो लेना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई किस क्वालिटी से, किस स्ट्रक्चर से हमने अपने कंटेंट को डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए कवर किया है, तो आप हमारे डेमो ट्रायल कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ₹1 में आप लोगों का जो है 2 डेज का डेमो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसके थ्रू आप हमारे कोर्स का एक जायजा ले सकते हैं, फिर हम हमारे मेन कोर्सेज में आ सकते हैं। तो अगर आप इस 2 डेज डेमो के कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं स्ट्रेटेजी फॉर स्पेशल कंपोनेंट। तो किस तरीके से हम प्रोसीड करने वाले हैं, हम पहले बात करने वाले हैं कि भाई आईआर एंड लेबर लॉ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जहां पर अब लेबर कोड्स भी आ चुके हैं, उनको हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, हमें अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस वाले पार्ट को कैसे कवर करना चाहिए, स्पेशली जब हम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं। तो यहाँ पर ये कंपोनेंट्स हमारे लिए टोटली न्यू है। हमें हल्का सा आइडिया है कि भाई आईआर में क्या हो सकता है, लेबर लॉ में, लेबर कोड में क्या हो सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर पोर्शन का हमें कोई आइडिया नहीं है। फिर दोस्तों हमें सोशल सिक्योरिटी कंपोनेंट जो अगेन हमारे लिए न्यू है, इसे कैसे प्रिपेयर करना है, कंप्यूटर अवेयरनेस कैसे प्रिपेयर करना है, स्टैट कैसे प्रिपेयर करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट जर्नल इंग्लिश जो हमें लगता है कि हमें आती है, क्या इसको कुछ डिफरेंट तरीके से प्रिपेयर करना है फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन। तो यहां पर आप लोगों की सारी चीजें पता लगने वाली है। बट दोस्तों मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक ब्रीफ जो है जायजा देना चाहूंगा कि भाई आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए और आपकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। मैं एक बार रिवाइज आपको करवाना चाहूंगा कि देखो इस एग्जाम की प्रिपरेशन में 3 एरियाज ऑफ प्रिपरेशन है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको इन तीनों एरियाज की बैलेंस्ड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आप किसी एरिया पे ओवर फोकस और किसी पे अंडर फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर यूपीएससी का जो मूल मंत्र है सिलेक्शन का कि आपके सिंपल और मॉडरेट क्वेश्चन किसी भी कंपोनेंट के गलत नहीं होने चाहिए, और डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आपका फेवरेट कंपोनेंट का भी है तो उसको छोड़ने की आपको हिम्मत रखनी है। तो 3 एरियाज में जो पहला एरिया है वो है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश प्लस करंट अफेयर। तो दोस्तों यहां से पेपर में अराउंड 1/3 क्वेश्चन आते हैं, 40 के आसपास क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 120। और ये एरिया थोड़ा सा स्कोरिंग एरिया है, मतलब जिस बच्चे ने क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश अच्छे से पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिस काफी अच्छी कर रखी है और करंट अफेयर रेगुलरली पढ़ रहा है एटलीस्ट फॉर 7 to 8 मंथ बिफोर द एग्जाम, तो उसको यहां पर अच्छा स्कोर करने का मौका मिलेगा। वो 40 में से मेरे हिसाब से 30+ क्वेश्चन टारगेट कर सकता है। दूसरा जो एरिया है वो है जनरल स्टडीज का। अब यहां पर यूपीएससी वाले बच्चों की जो चेहरे हैं उन पे स्माइल आ जाती है कि भाई यहाँ पर इंडियन पॉलिटी हमने पढ़ रखी है, हमने जनरल साइंस पढ़ रखा है, हमने इंडियन इकोनॉमी पढ़ रखी है, हमने हिस्ट्री पढ़ रखी है, हमने कल्चर पढ़ रखी है, हमें डेवलपमेंटल इश्यूज का भी अंदाजा है। तो यहाँ पर आपको पेपर 1/3 यहां से भी देखने को मिलेगा और यहां से भी 40 क्वेश्चन आएंगे। बट दोस्तों यहां पर दिक्कत की बात क्या है कि यहां पर लेवल अगेन यूपीएससी प्रीलिम्स वाला ही है लगभग। आपको बहुत ज्यादा इजी पेपर यहां पर देखने को नहीं मिलेगा और काफी बच्चे यहां पर स्ट्रगल करते हैं। खासकर 2025 का एग्जाम में जो सबसे डिफिकल्ट कंपोनेंट बच्चों को लगे थे वो हिस्ट्री एंड पॉलिटी ही थे। तो 24 में से 60% भी अगर मान के चलें यूपीएससी के स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो आप 24-25 क्वेश्चंस को टारगेट कर सकते हो। अब दोस्तों तीसरा एरिया जो आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू है, स्पेशल कंपोनेंट, यहां से भी पेपर में 1/3 पेपर आता है और 40 क्वेश्चन आते हैं। और जस्ट लाइक क्यूआरई प्लस करंट अफेयर, अगर आप यहां पर अच्छी इन्वेस्टमेंट कर देते हो, अच्छी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि अगर आपने जीएस कंपोनेंट पे लगभग 5 महीने लगा दिए हैं और आप यहां पर 2 महीने भी लगा दो, जितना आपने जीएस कंपोनेंट को पढ़ने के लिए मेहनत करें, इसको अगर आप 1/3 भी यहां पर लगा दो, तो आप 40 में से 30+ का जो मार्जिन है उसे अटेन कर सकते हो, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन अभी इतने टफ नहीं आ रहे हैं और जिस बच्चे ने पढ़ा हुआ है, जिस बच्चे ने समझा हुआ है, उसके लिए स्कोर करना डिफिकल्ट नहीं है। पिछली बार भी बहुत बच्चे ऐसे थे जिनको इन कंपोनेंट्स में दिक्कत नहीं हुई, जिनको यहां पर या यहां पर दिक्कत हुई। अब दोस्तों क्यूआरई प्लस करंट अफेयर आप लोग जो है यूपीएससी की प्रिपरेशन में करते हैं कवर, लेकिन उस इंटेंसिटी से कवर नहीं करते हैं जो कि आपको पता था कि भाई पेपर क्वालिफाइंग है। तो यहां पर वो इंटेंसिटी यहां पर लेकर आनी पड़ेगी।
और यहां पर आपको स्पेशल कंपोनेंट्स की कवरेज करनी पड़ेगी, तब जाकर आप एपीएफसी और एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब दोस्तों स्पेशल कंपोनेंट्स हैं क्या, मैं एक बार आपको दोबारा से ये भी रिवाइज करवा देता हूं। वो कंपोनेंट्स जो हम जनरली एपीएफसी और यू एग्जाम के लिए ही प्रिपेयर करते हैं, जो बाकी एग्जाम्स में नहीं आते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर और लेबर कोड, अकाउंटेंसी ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड स्टैट। जनरल इंग्लिश हमने पढ़ा होता है, बट इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सीएससी एस्पिरेंट्स ने शायद नहीं पढ़ा होता, तो इसलिए मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिलेशन की। देखो हम बहुत ही स्टैंडर्ड मैनर में चलेंगे। जब भी हम किसी कंपोनेंट की प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि भाई पहले आपको एक बार डिकोडेड सिलेबस पता होना चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई इस कंपोनेंट में मुझे एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। क्योंकि अगर आपको क्या है पता है, उसके बाद आप कैसे पढ़ने की बात करेंगे। तो यहां पर आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए ये 14-15 टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, जहां पर आपको इंडियन लेबर फोर्स, आईआर का ओवरव्यू, ट्रेड यूनियंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि भाई ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बनी, ठीक है, सेवा कब बनी, किसने बनाई, कौन सी फेमस पर्सनैलिटीज इसका पार्ट रही हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड रही है, आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ये हिस्ट्री से ओवरलैप करता है, क्योंकि 1919 में लाला लाजपत राय ने जब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाई थी, तो वो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का भी पार्ट है। आप पढ़ते हैं उस पर्टिकुलर इवेंट को, तो यहाँ पर आप इसको जो है एक बार पॉलिटी से, हिस्ट्री से लिंक करके पढ़ लेंगे। फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग की भाई कैसे एक लेबर क्लास बार्गेन करती है इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन की भाई इंडस्ट्री में कैसे हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर बनाए जाते हैं। फिर दोस्तों आप डिस्प्यूट्स की बात करेंगे कि भाई कौन कौन से डिस्प्यूट वहां पर हो सकते हैं और उनको कैसे सेटल किया जाता है। फिर लेबर के वेलफेयर की बात पढ़ेंगे, वेजेस की बात पढ़ेंगे, वर्कर की पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट की बात पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक्स आपको आईआर में पढ़ने पड़ेंगे, और आईआर एक प्योरली थ्योरेटिकल कंपोनेंट है और इसको पढ़ना जरूरी है अगर आप लेबर लॉस को और लेबर कोड्स को अच्छे से समझना चाहते हो। क्योंकि यहां पर जो आप बेसिक टर्म्स पढ़ोगे, जो आप क्लैरिटी लेकर आओगे आईआर पॉइंट के बारे में, उसको आप लेबर लॉस और लेबर कोड की अंडरस्टैंडिंग में इस्तेमाल करोगे। तो ऐसा मत करिएगा कि भाई आईआर से क्वेश्चन नहीं आया 2025 में एक भी, तो आईआर छोड़ सीधा लेबर लॉ और लेबर कोड पकड़। आईआर पढ़ने के बाद ही आपको लेबर लॉस और लेबर कोड्स को समझने में आसानी होगी। तो यहां पर ये पक्का पढ़ना है। और आईआर में मैं ये कहूंगा कि एक बार पढ़ना और एक बार रिवाइज करना विल बी इनफ, अगर आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हो। और दोस्तों यहां पे इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको दो तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन रिलेटेड टू लेबर। जैसे आप ये क्वेश्चन देखिए कि द राइट ऑफ वर्कर टू रिजॉर्ट टू स्ट्राइक इज दी। अब आप ये क्वेश्चन पॉलिटी का भी मान सकते हैं और ये क्वेश्चन आपका आईआर का भी है, क्योंकि यहाँ पर जब सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट या फिर इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट पढ़ते हैं तो यही टॉपिक हम पढ़ते हैं। तो वहां पे हमें पता लगता है कि भाई राइट टू स्ट्राइक किस तरह का राइट है, और क्लैरिटी के साथ पता लगता है। पॉलिटी में फिर भी डाउट खा जाओ यहाँ पर, लेकिन आप आईआर अगर पढ़ लिया है तो आपको इस क्वेश्चन में कभी भी डाउट नहीं आने वाला। सिमिलरली आपको थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 5 ट्रेड यूनियन दी हैं और आपको इनको अरेंज करना है इनके फॉर्मेशन ईयर के हिसाब से कि भाई कौन सी पहले बनी और कौन सी बाद में बनी। तो यहाँ पर ये थ्योरी पढ़नी और इसको रिवाइज करना एक बार अच्छे से, और शॉर्ट नोट्स बनाने, ताकि आप एग्जाम से जस्ट पहले इनको एक बार देख के जाओ। खासकर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के अगर आप नोट्स बना लेते हो तो आप इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में परेशान नहीं होने वाले। और दोस्तों यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि जिस बच्चे ने पॉलिटी को संभाल लिया, जिस बच्चे ने हिस्ट्री एंड कल्चर को संभाल लिया, उसके लिए कंपोनेंट बिल्कुल भी टेढ़ी खीर नहीं है। अगर आप 20 घंटे, मतलब मैक्सिमम 20 घंटे की बात करो, अगर आप 10 दिन 2 घंटे भी इस कंपोनेंट में दे देते हैं तो आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगने वाला। और अगर आप सेल्फ स्टडी करें तो आप इसके लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन बाय पयाली घोष की बुक फॉलो कर सकते हैं। इसका लेटेस्ट वर्जन आप परचेज करिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब बात करते हैं लेबर लॉ और लेबर कोड की। तो बच्चे के मन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर लेबर कोड 21 नवंबर 2025 को इंप्लीमेंट हो गए, तो क्या अब लेबर कोड पढ़ें या फिर लेबर लॉ पुराने वाले भी पढ़ें। तो 29 लेबर लॉ को कंसोलिडेट करके हमारे 4 लेबर कोड बनाए गए हैं, लेकिन लेबर कोड इंप्लीमेंट होने के बावजूद भी लेबर लॉस को भी रिपील नहीं किया गया और एक ट्रांजिशन वाला फेज चल रहा है। तो यहां पर मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से यह है कि आपको लेबर कोड को प्रायोरिटी में प्रिपेयर करना चाहिए। आपकी प्रायोरिटी लेबर कोड होनी चाहिए। जो 4 हमारे लेबर कोड है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, ये 4 कोड आप पहले प्रायोरिटी में पढ़ेंगे। और इन कोड्स को पढ़ने के बाद अगर हिम्मत और एनर्जी बचती है तो वहां पर आप ये पहले 6 एक्ट पक्का अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। आप ये वाले एक्ट अगर छोड़ भी देंगे तो भी आप शायद 1-2 क्वेश्चन के लिए ही जो है परेशान होंगे, बट ये वाले एक्ट आपको अच्छे से करने ही करने हैं। कम चांसेस हैं, मैं आपको बहुत बार बार रिपीट करके बताऊंगा कि कम चांसेस हैं कि लेबर लॉ से क्वेश्चन आए, बट दोस्तों अगर आएगा तो ये 6 एक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे 4 लेबर कोड से तो क्वेश्चन आने के इस बार पूरे पूरे चांसेस हैं। अब दोस्तों लेबर लॉ और लेबर कोड जब आप पहली बार पढ़ेंगे तो आपको टफ लगेंगे, मतलब ये एक आसान एरिया नहीं है। पढ़ते टाइम समझ आ रहा होगा, लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे डाटा है, बहुत सारे फैक्ट है, बहुत सारे नेम्स है, बहुत सारी पोजीशंस है, और उनके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। पढ़ना तो आसान है लेकिन रिवाइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इसको क्विकली रिवाइज करना पड़ेगा। आपको एटलीस्ट 3 रिवीजन
देनी पड़ेंगी इस कंपोनेंट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने में। और दोस्तों यहाँ पर प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो एक्ट में लिखा है उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। और अब आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि यहाँ से ना थोड़े केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए। मतलब आपको एक सिचुएशन दे देंगे कि भाई फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, ठीक है, वो काम कर रहा है और उसको ये प्रॉब्लम आ गई है, तो इस केस में क्या होगा एज पर दी एक्ट। तो एक्ट में जो प्रोविजन लिखे हुए हैं आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उन प्रोविजंस को अप्लाई करके आंसर देना है। तो यहाँ पर प्रोविजंस की एप्लीकेशन भी आपको सोचनी पड़ेगी, आपको एक सिनेरियो माइंड में बनाना पड़ेगा कि अच्छा ये प्रोविजन, अच्छा इंडस्ट्री में अगर ऐसा होगा तो ये प्रोविजन ऐसे करेगा। जब आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन टफ नहीं लगने वाला। तो यहाँ पर लेबर लॉ को एक बार तो समझना है, उनके फैक्ट्स को याद करना है और फिर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। तो 3 रिवीजन विल बी मोर देन इनफ। और यहाँ पर आप एक्ट्स को कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पे जाके आप एक्ट एंड रूल वाले सेक्शन पे जाके आईआर वाले सेक्शन पे जाके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो आप इंडिया कानून से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अकाउंटेंसी की। अगेन बच्चों को एक कंपोनेंट बड़ा परेशान करता है अकाउंटेंसी। तुम्हारा पहला काम क्या होगा, टॉपिक की लिस्टिंग आइडेंटिफाई करना कि भाई क्या अकाउंटेंसी पूरा पढ़ना है या फिर अकाउंटेंसी में कुछ सिलेक्टेड पढ़ना है। देखो अकाउंटेंसी अपने आप में बहुत बड़ी गेम है, आप जितना चाहो उतना पढ़ सकते हो, बट मेरे हिसाब से आपको 20 टॉपिक अकाउंटेंसी के प्रिपेयर करने हैं। और ये 20 टॉपिक कौन से हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, ट्रायल बैलेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन फॉर शेयर कैपिटल और फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह आ जाते हैं। तो फिर यहाँ पे जो पहले 6 चैप्टर हैं दे आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि अगर आप नॉन अकाउंट कॉमर्स बैकग्राउंड के, नॉन अकाउंट्स बैकग्राउंड के हो तो आपको पहले अकाउंटेंसी समझनी पड़ेगी, उनके बेसिक्स के बारे में क्लैरिटी लेकर आनी पड़ेगी। क्योंकि आप में से जब बहुत सारे बच्चों ने जब पहली बार पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपको टफ लगी होगी, आपको पता नहीं होगा कि भाई फेडरलिज्म क्या होता है, आपको पता नहीं होगा कि भाई रेजुडरी पावर्स क्या होती हैं, आपको ये नहीं पता होगा कि यार ये इमरजेंसी प्रोविजन क्या होते हैं। सब कुछ नया था हमारे लिए, बट जब बढ़ा बार बार तो समझ आने लगा। तो यहाँ पर अकाउंटेंसी की जो बैकबोन है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये 6 चैप्टर है, क्योंकि इनको पढ़ने के बाद ही आपको आगे वाली चीजें समझ आने वाली हैं। तो आप अकाउंटेंसी में पढ़ेंगे तो सारा, अगर आप 20 के 20 जो है 10 के 10 क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं अकाउंटेंसी से, उनको टारगेट करने के बारे में सोच रहे हैं, बट ये चैप्टर आपको एग्जाम में लगभग 50 से 60% क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। बट अकाउंटेंसी में मैं यही कहूंगा कि अगर आप लगभग 50 घंटे, मतलब 25 दिन 2 घंटे दे देते हैं या फिर 30 दिन 2 घंटे दे दें तो आप 20 के 20 टॉपिक कवर कर पाएंगे और एग्जाम में 10 में से 9 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लास्ट टाइम का भी पेपर देखें तो पेपर लेंदी नहीं था अकाउंट्स का, खासकर आपको सारे क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जहां पर सिंगल स्टेटमेंट, मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन है। और दूसरी बात कि पेपर टेक्निकल है, अगर आपने समझा हुआ है तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और बहुत जल्दी अपना टाइम भी सेव कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे इसलिए आपको अकाउंट्स के 20 टॉपिक पढ़ने चाहिए। और अगर आप अकाउंटेंसी जीरो से स्टार्ट करें तो याद रखिएगा कि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत यहाँ पर डेवलप करनी पड़ेगी। और न्यूमेरिकल आ सकते हैं एग्जाम में, 2023 में एक न्यूमेरिकल पूछा गया था लेकिन 2025 में एक भी न्यूमेरिकल नहीं आया। आपको बेसिक न्यूमेरिकल, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, तो वहां पर आपको टेंशन नहीं लेनी है। और यहां पर अकाउंटेंसी में जस्ट लाइक पॉलिटी, आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपका दिमाग खुलेगा, उतनी आपको चीजें और वाइड तरीके से पता लगेंगी, उतने आप सिनेरियोस कवर कर पाएंगे। तो यहाँ पर प्रैक्टिस इज मस्ट। तो यहाँ पे अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटीज को फॉलो कर सकते हैं। 11th एंड 12th के एनसीईआरटीज आर वेरी गुड सोर्स। और अगर आप एक अच्छी बुक फॉलो करना चाहें तो आप डीके गोयल की बुक आती है, काफी अच्छी बुक है, इससे भी आप अकाउंटेंसी पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं ऑडिटिंग की बात करूं तो ऑडिटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, और जहां पर आप अकाउंट्स पढ़ते हैं उन्हीं अकाउंट्स की ऑडिटिंग होती है। तो जनरली ऑडिटिंग में ये 9 टॉपिक आपको पढ़ने पड़ते हैं। अगर आप बहुत बड़े ऑडिटर बनने की तैयारी करें तो यही 9 टॉपिक आपको लगभग 450 घंटे में कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत डेप्थ में भी है टॉपिक। बट मेरे हिसाब से अगर आप एपीएफसी और एग्जाम की तैयारी करें तो आपको सरफेस प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि इन 9 टॉपिक से बहुत ही ओवरव्यू वाला क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर टॉपिक कौन से हैं, ऑडिटिंग का नेचर एंड स्कोप क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग एंड प्रोग्राम क्या होता है ऑडिट का, रिस्क असेसमेंट कैसे होती है, इंटरनल कंट्रोल कैसे होता है, ऑडिट एविडेंस, ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लीशन एंड रिव्यू। और जब आप इन पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन देखोगे तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कि भाई इसमें से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, वाउचिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो ये क्वेश्चन अगर किसी बच्चे ने ऑडिटिंग सर्विस लेवल पे भी कवर कर रखा है तो आराम से सॉल्व कर सकता है। और ऐसे ही क्वेश्चन 2023 में भी आए थे, 2025 के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑडिटिंग के जो ये टॉपिक्स हैं इनको आपने एक बार पढ़ना है और बहुत सिंपल तरीके से पढ़ना है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है आपको, यहाँ पर बाल की खाल नहीं निकालनी है। और इसके लिए आप टीआर शर्मा की जो बुक आती है इसको आप फॉलो कर सकते हैं इन 9 टॉपिक्स के लिए, ठीक है। आगे बढ़े, अब इंश्योरेंस की बात करते हैं। तो इंश्योरेंस से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और दोनों ही क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इंश्योरेंस को 3 से 4 घंटे भी दे देते हैं, टोटल 3 से 4 घंटे बस टोटल,
ऑडिटिंग में मैंने लगभग आपसे 15 घंटे का टाइम, अकाउंटेंसी में मैंने आपसे लगभग जो है बोला है कि आपको 25 दिन 2 घंटे देने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 से 4 घंटे अगर आप दे देते हैं। आप इंश्योरेंस क्या होता है, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं इंश्योरेंस के, और इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी हैं कि भाई पॉलिसी होल्डर क्या होते हैं, बेनिफिशियरी क्या होते हैं, ठीक है, प्रीमियम क्या होता है, इनके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन है और कुछ लेटेस्ट ट्रेंड्स आपको पता है, तो इंश्योरेंस के दो क्वेश्चन आपके लिए थोड़े हलवा हो जाएंगे और आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ, लगभग 3-4 घंटे की इन्वेस्टमेंट के साथ पेपर में 5 नंबर इजीली ला सकते हैं। इसके लिए दोस्तों IRDAI की एक ई बुक आती है 70-80 पेजों की, इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब दोस्तों आता है एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, सोशल सिक्योरिटी। देखो जब मैं सोशल सिक्योरिटी की बात करता हूं तो सोशल सिक्योरिटी इसलिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बाद में यही काम करना है, क्योंकि ईपीएफओ एक सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। और जब भी मैं सोशल सिक्योरिटी की बात करता हूं तो सोशल सिक्योरिटी में 2 एरियाज आते हैं। पहला एरिया है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, हमारी सरकार की वो स्कीम्स जो कि लोगों के उत्थान के लिए, लोगों के भले के लिए सरकार लॉन्च करती रहती है। जैसे प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, आप लोगों ने रिटायर्ड लोगों के लिए स्कीम पढ़ी होगी, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री पोषण अभियान। तो ये जो स्कीम्स हैं ये आपको कवर करनी पड़ेंगी और आप ऑलरेडी इनको करंट अफेयर में कवर कर रहे हो। तो जो पहला पोर्शन है जो लगभग 50% बनाता है सोशल सिक्योरिटी कंपोनेंट का, ये आपके करंट अफेयर से ओवरलैपिंग होता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्कीम्स है, आप विजन आईएएस के डॉक्यूमेंट अगर करंट अफेयर के पढ़ रहे हो, आप कोई भी और डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो करंट अफेयर का, वहां पर आप स्कीम्स बहुत अच्छे से कवर ऑलरेडी करते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो है सोशल सिक्योरिटी लॉस। आपको यहाँ पर 5 एक्ट और कवर करने पड़ेंगे, 4 लेबर कोड, 6 लेबर लॉस और 5 एक्ट सोशल सिक्योरिटी के। और ये एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन यहां से आया है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ईपीएफ एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 और पेमेंट ऑफ ग्रेजुएट, ये 5 एक्ट आपको करने हैं एडिशनली। और यहाँ पर भी प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर आपने एक्ट पढ़ा हुआ है और उसकी एप्लीकेशन आपको आती है, जैसे अभी क्वेश्चन था कि अगर एक एम्प्लॉय 20,000 रुपए पर महीने कमा रहा है तो कितनी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय को करनी पड़ेगी ईएसआईसी फंड के लिए और कितनी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर फॉर्मूला है कि भाई 0.5% एम्प्लॉय की सैलरी से जाएगा और 3.5% जो है वो एक पर्सन देगा, मतलब एम्प्लॉयर देगा। तो यहाँ पर अगर आप उस फॉर्मूला को लगाते तो आप आंसर तक पहुंच जाते। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर भी जो एक्ट है आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट से मिलेंगे। अब दोस्तों एक ऐसा लो हैंगिंग फ्रूट आता है जहां पर बच्चे बहुत इग्नोरेंस वाला जो है कैरेक्टर शो करते हैं कि भाई कंप्यूटर नहीं पढ़ेंगे, हमें आता है कंप्यूटर, हम ऑलरेडी चलाते हैं। बट दोस्तों कंप्यूटर एक स्कोरिंग कंपोनेंट है, 6 से 10 क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ये टॉपिक है कंप्यूटर होता क्या है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटा कम्युनिकेशन, डाटा रिप्रेजेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, डाटाबेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी, ये टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। और इनमें भी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटाबेस मैनेजमेंट और कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी, दे आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन। दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर में आपको लगभग 20 घंटे डिवोट करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप 20 घंटे डिवोट करके 15 मार्क्स पेपर में सिक्योर कर सकते हैं। और कंप्यूटर के लिए आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर के ये क्वेश्चन जो है वो बिना पढ़े सॉल्व नहीं होने वाले हैं। और कुछ क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं जहां पर पढ़े हुए को ही आप सॉल्व कर पाएंगे। और इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी है, कंप्यूटर साइंस की क्लास 11th की बुक और एक अरेंज पब्लिकेशन की बुक आती है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इस बुक के आपको सिर्फ पहले 3 चैप्टर पढ़ने हैं और प्लस करंट अफेयर में जो आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल या फिर मशीन लर्निंग या फिर चैट जीपीटी के बारे में पढ़ते जा रहे हैं, उनको आप याद रखिए ताकि आप एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। ठीक है, आगे बढ़े। अब दोस्तों बात करते हैं स्टैट की। दिस इज वन कंपोनेंट जहां पर अगेन आपको 3 से 4 घंटे ही देने हैं और आपको करना क्या है, आपको मीन, मोड, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन पे कुछ 5-6 फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेने हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर कंपोनेंट से एग्जाम में हार्डली एक क्वेश्चन आएगा और कुछ साल ऐसे भी हैं जहां पर इनसे क्वेश्चन नहीं आया। तो ये कंपोनेंट आपको परेशान ना करे, इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप इसको बिल्कुल लास्ट में रखिएगा। एग्जाम से जस्ट पहले एक बार 3 घंटे फॉर्मूले देख लिए और इस कंपोनेंट पे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करिएगा। अब आता है एक ऐसा कंपोनेंट जो हमें लगता है कि भाई हमें आता है, बट जनरली इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट कुछ और है, वो है जनरल इंग्लिश। तो सर जब आप यूपीएससी के सीसेट एग्जाम में इंग्लिश प्रिपेयर करते हैं तो आप बेसिकली सिर्फ रीडिंग कंप्रेंशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, बट यहाँ पर रीडिंग कंप्रेंशन के साथ साथ आप लोगों को एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजेस, तो ग्रामर और वोकेबलरी दोनों के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और जो कि काफी डिमांडिंग होते हैं, काफी लेंदी भी होते हैं और काफी डिमांडिंग भी होते हैं। और आप इनको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि भाई अगर मेरी इंग्लिश अच्छी है, मैं अखबार हमेशा पढ़ता जा रहा हूँ और मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हूँ तो ये सॉल्व कर लूंगा, नहीं। यहाँ पे टाइम भी लगेगा और यहाँ पर नॉलेज भी चाहिए होगी। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश को टाइम डिवोट करना पड़ेगा। आप इन टॉपिक्स को, जो मैंने आपको टॉपिक लिस्टिंग दी है, इनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कहां से प्रिपेयर कर सकते हैं, आप प्रिपेयर कर सकते हैं एसपी बख्शी की बुक से। एंड दोस्तों मैं आप लोगों से ये पक्का रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इंग्लिश में कुछ 5 एरियाज पे ज्यादा फोकस कर लें। कौन कौन से 5 एरियाज हैं,
आपको एक बार दोबारा दिखाता हूँ, रीडिंग कंप्रेhension, कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम। तो आप एग्जाम में 15-16 नंबर के जो 15-16 जो क्वेश्चन है उनको इजीली टारगेट कर पाएंगे। एंड दोस्तों इंग्लिश में एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप जो सीडीएस का पेपर होता है उसके पुराने लगभग 5-10 साल के पेपर सॉल्व कर लो, क्योंकि वहां पर वही इंग्लिश जो सीडीएस एग्जाम के लिए आती है वैसे ही इंग्लिश आपको यहाँ पर भी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप स्पेशल कंपोनेंट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। बट दोस्तों अगर आप ये कंपोनेंट्स जो है प्रिपेयर करने के लिए टाइमलाइन चाहते हैं तो हमने एक टाइमलाइन भी आपको दी है कि लगभग 35 दिन 2 घंटे डेली 2 आवर्स डेली आपको अकाउंट्स को देने पड़ेंगे। लगभग 35 दिन आपको आईआर एंड लेबर लॉ प्लस लेबर कोड्स को भी देने पड़ेंगे। सोशल सिक्योरिटी आपके 18 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएगी और 14-15 दिनों में आप कंप्यूटर अवेयरनेस स्टैट, फिर ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस लगभग 18 दिनों में 15 दिनों में, और फिर इंग्लिश को टाइम दीजिए 12-13 दिन का। और इंग्लिश की रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। देखो इंग्लिश में ना सिलेबस कंप्लीशन कोई माइलस्टोन नहीं है, वहां पर प्रैक्टिस विल इंक्रीज योर स्पीड एंड प्रैक्टिस विल इंक्रीज योर कवरेज। तो वहां पर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको इंग्लिश में परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और अगर आप ये सब चीजें कोर्स के थ्रू परचेज करना चाहते हैं तो हमने यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए एक स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स लॉन्च कर रखा है, जहां पर आपको जो जीएस के कंपोनेंट है उनके प्रैक्टिस एमसीक्यूज, क्यूआरई में क्वांट और रीजनिंग के प्रैक्टिस एमसीक्यूज, जो कंपोनेंट्स मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं उनकी आपको कंप्लीट कवरेज देखने को मिलेगी, जिसके थ्रू आप एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और इस कंपोनेंट के लेने के बाद आपको कोई और बुक वगैरह फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप इस कंपोनेंट पर रिलाई भी कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये भी कहूंगा कि ये कंपोनेंट इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो वीडियोस हैं वो इंग्लिश प्लस इंग्लिश है और जो नोट्स हैं वो इंग्लिश में है, क्विज भी इंग्लिश में है। आप इस पर्टिकुलर कोर्स पे एक 50% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कूपन कोड EPF50, और आपको जो कोर्स है वो पड़ेगा 4800 का। ठीक है, तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपने और लेनी है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।